To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। पिछले वीडियो में हम लोग यह समझने का प्रयास किया था कि सालिम अली बहुत बड़े विश्वविख्यात बर्ड वाचर थे और प्रकृति से उनका बड़ा ही गहरा अनुराग था। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत दुनिया अपने लिए बनाई थी और अपने लिए बसाई भी थी और इसमें उनका योगदान दिया था उनकी धर्मपत्नी तहमीना ने, जो पढ़ाई के क्रम में वो उनकी बैचमेट थी, क्लासमेट थी, एक साथ पठन पाठन लोग करते थे और बाद में विवाह के बंधन में बंध गए थे। आज के वीडियो में हम उससे आगे के बारे में जानेंगे। तब तक मैं आपको जो बातें बतलाने जा रहा हूं और उसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ बतला देता हूं। एक शब्द है पर्यावरण, जिसका अर्थ होता है वातावरण, मतलब हमारे चारों तरफ के आवरण। आंखें नम होना, इसका अर्थ होता है आंखों में आंसू आना। अथाह मतलब जिसकी गहराई का और अंत न हो। सुंधी मतलब सुगंधित। संकल्प मतलब इरादा। वकालत करना, पाठ के हिसाब से इसका अर्थ हो जाएगा समर्थन करना। जटिल मतलब कठिन। पहेली का अर्थ होता है रहस्य। नैसर्गिक, इसका अर्थ होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। प्रतिरूप मतलब ज्यों का त्यों, हूबहू भी इसको कह सकते हैं। टापू मतलब चारों तरफ जल से घिरा हुआ जो भूभाग होता है उसे टापू कहते हैं। यायावरी मतलब घुमक्कर स्वभाव, घूमने की प्रवृत्ति। और सुराग, इसका अर्थ होता है खोज। तो भैया बहन, एक बार की बात है जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। वे धरातल से जुड़े हुए नेता थे, बहुत सामान्य से बहुत ऊंचे पद तक गए थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि केरल का जो साइलेंट वैली है, जो प्रचुर वर्षा का वन है, चेरापूंजी के बाद साइलेंट वैली ही है केरल का, जहां सालों भर पर्याप्त वर्षा होती है और वहां दुनिया भर के दुर्लभ पशु पक्षी, दुर्लभ वनस्पतियां ये सब पाई जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि सरकारी योजना बनी, वहां डैम बनाना था बहुत बड़ा, जिसके कारण बहुत सारे पेड़ कटते और फिर धीरे धीरे वहाँ जो दुर्लभ वनस्पति है, दुर्लभ पशु पक्षी है, वो सब समाप्त प्राय हो जाते, समाप्ति के कगार पर पहुंच जाते। और सारे पर्यावरणविद जो थे वो चिंतित तो थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह से मिलकर ये बात समझाने का साहस किसी में नहीं था। उस समय सालिम अली जैसे पर्यावरणविद, प्रकृति प्रेमी, बर्ड वाचर, वो गए और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले और उनको बतलाया कि अगर आपकी योजना कार्यान्वित होगी, वहां पर पेड़ पौधे कटेंगे, फिर रेगिस्तानी हवा का झोंका आएगा और वहां का जो वर्षा वन है, दुर्लभ जीव जंतुओं का जो संगम है, ये देखते देखते मरुस्थल में बदल जाएगा और पर्यावरणविद कोई भी होगा तो उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। और इतना सुंदर वर्णन किया कि चौधरी चरण सिंह के आंखों से आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये मैं क्या करने जा रहा था और तत्काल प्रभाव से उन्होंने उस सरकारी योजना को रोक दिया। दुर्भाग्य देखिए, आज भी पर्यावरण की समस्या है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जैसे नेता का अभाव है और सालिम अली जैसे बर्ड वाचर भी नहीं है, प्रकृति प्रेमी भी नहीं है, जो लद्दाख के बर्फीली घाटियों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं, उनके बारे में बतला सके, उनकी देख रेख कर सके, हिफाजत के लिए कुछ सार्थक प्रयास कर सके। इसी क्रम में लेखक ने, जाहिद हुसैन ने बतलाया है कि सालिम अली ने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फॉल ऑफ द स्पैरो, और नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसका अनुवाद किया था एक गौरैया का गिरना, इस नाम से।
और यहीं पर लेखक महोदय को, जावेद हुसैन को, एक प्रसंग याद आता है, एक घटना याद आती है जो डीएच लॉरेंस से जुड़ा हुआ है। अब आपके जहन में ये बात आती होगी कि ये डीएच लॉरेंस कौन थे। तो मैं बतला दूं, ये बहुत बड़े अंग्रेजी उपन्यासकार थे और प्रकृति प्रेमी थे। इनकी जो भी कविताएं हैं प्रकृति से संबंधित ही हैं। इनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया था 1930 ईस्वी में। इनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस। तो एक बार डीएच लॉरेंस के निधन के बाद बहुत सारे प्रकाशक, बहुत सारे संपादक फ्रीडा लॉरेंस के पास पहुंचे और आग्रह किया कि आपने डीएच लॉरेंस को जो भी समझा है उसके बारे में कुछ बतलाइए। तो फ्रीडा लॉरेंस तो उनकी पत्नी थी, चाहती तो बहुत सारी जानकारी दे सकती थी और बहुत सारे पैसे कमा सकती थी, लेकिन उन्होंने बतलाया कि नहीं, बेशक डीएच लॉरेंस हमारे हड्डी में बसे थे, रगों में समाये थे, धड़कन में भी बसते थे, लेकिन उनके बारे में, उनके साथ जो हमारा संबंध था और जो गोपनीय बातें होती थी, जो अंतरंग संबंध थे, उसके बारे में बतलाना कहीं से उचित नहीं लगता है। और वो तो इतना सीधा साधा इंसान थे कि उनकी जो जिंदगी थी खुले किताब की तरह थी। हमारी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनके बारे में सब कुछ आपको बतला सकती है। कहने का मतलब था कि वो सीधे इंसान थे और किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं था और उनके बारे में कुछ शेयर करना मेरे बस की बात नहीं है। और एक्चुअली बात क्या होती है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बड़ा विश्वास का, बहुत भरोसे का, उसमें बहुत सारी अंतरंग बातें होती है, गुप्त बातें होती है और उसको शेयर करना उचित भी नहीं लगता है। विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है। खैर, इसीलिए डीएच लॉरेंस के अंतरंग संबंधों को फ्रीडा लॉरेंस ने कभी भी प्रकाशकों को और संपादकों को शेयर नहीं किया। आगे बतलाया है लेखक जावेद हुसैन साहब ने कि सालिम अली कैसे थे। तो ये जो जिनके हृदय में छल कपट नहीं है, सीधे साधे इंसान हैं, उनके लिए वह बहुत अच्छे थे। वो कोई भी व्यक्ति जो सीधा साधा है उसको आसानी से समझ सकता है, लेकिन जो जटिल प्राणी है, जिनके अंदर छल कपट है, बहुत सारे भेदभाव है, वे कभी भी सालिम अली को समझ नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि सालिम अली सामान्य रूप से उठकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे थे। बतलाया है उन्होंने कि कैसे बचपन में सालिम अली शिकार करने के शौकीन थे। एक बार एयरगन से एक छोटी सी गौरैया, उसका शिकार किया उन्होंने। गौरैया को एयरगन से गोली लगी और वह गिर गई, छटपटाने लगी, लहूलुहान हो गई, उसके पंख टूट गए। और यहीं से सालिम अली के जीवन में एक नई मोड़ आ गई। जो हाथ पशु पक्षियों के शिकार में उठते थे, आज क्या हुआ कि उन्होंने उस गौरैया को उठाया, घर ले गए, खुद अपने हाथों से मरहम पट्टी की और देखभाल करके उसको स्वस्थ किया। और हमेशा के लिए शिकार करना तो बहुत दूर की चीज है, पशु पक्षियों की रक्षा कैसे होगी, पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी, प्रकृति की रक्षा कैसे होगी, इसके प्रयास में लग गए और ताउम्र लगे रहे। लेखक ने सालिम अली के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता बतलाई है कि उनका जीवन टापू के समान नहीं था, बहुत बड़े सागर के समान था। कहने का आशय है कि टापू की एक सीमा होती है, कुछ दूर में थोड़ी सी आबादी होती है, थोड़ी सी वनस्पतियां होती है, कुछ खनिज संसाधन भी होते हैं, लेकिन सागर अथाह होता है, असीमित होता है, उसमें बहुत सारे जलीय जीवन पाए जाते हैं, बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं, बहुत सारे संसाधन होते हैं। कहने का आशय यह है कि सालिम अली का जो ज्ञान था, उनमें जो संवेदनशीलता थी, उनके अंदर जो करुणा थी जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, वो सागर की तरह अथाह थी। उनका ज्ञान अद्भुत था, रोचक था उनका ज्ञान। इसीलिए उनकी उपमा, उनकी संज्ञा टापू से नहीं दी जा सकती है, गहरे और विशाल सागर से दी जा सकती है। लेखक ने अंत में बतलाया है कि आज भी सालिम अली आंखों पर दूरबीन चढ़ाए, सूक्ष्मदर्शी चढ़ाए, पक्षियों के सुराग में गए थे, पक्षियों का अध्ययन करने के लिए गए थे और सब लोगों को पता था, लेखक को भी पता था कि वे अपने
खोजपूर्ण नतीजों के साथ वापस आएंगे, पशु पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारी लेकर आएंगे। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि आज सालिम अली दोबारा इस दुनिया में वापस आने वाले नहीं हैं। वे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से पलायन कर चुके हैं। लेखक जब इस घटना को सुनता है उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, बड़े दुखी होते हैं और उनको लगता है कि ठीक है, सालिम अली तो चले गए, वो आएंगे भी नहीं, लेकिन सालिम अली के रूप में और भी पर्यावरणविद और भी बर्ड वाचर काश हमारे देश में जन्म लेता, जो जीव जंतुओं की वकालत करता, पर्यावरण स्वच्छ रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, प्रकृति हरी भरी रहे, इसके लिए वे ईश्वर से कामना करते हैं। तो प्रिय भैया बहन, आज के वीडियो में हम समाप्त करते हैं यहीं पर, और इसका जो प्रश्न उत्तर है वो पीडीएफ के माध्यम से आपको पहले ही मिल चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, शेयर किया होगा। अगले वीडियो में हम अगले नए अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।